मैंने पैसे बचाने के चक्कर में एक ऐसा घर किराए पर लिया था जहां पहले किसी की मौत हो चुकी थी, जिस पर वहां शिफ्ट होने की पहली रात पानी का नल अपने आप चालू हो जाता है, जिसे देखकर मैं हवा में ही चिल्लाकर कहता हूँ, पानी का बिल तुम ही दोगी, समझी ना? जिस पर पानी तुरंत बहना बंद कर देता है। मुझे लगा बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन अगले ही दिन मैं डाइनिंग टेबल पर 3 डिशेस, एक सूप और साथ में एक नोट रखे हुए देखता हूँ जिस पर लिखा होता है, खाने का खर्च 25 युआन। मैं उस नोट को लगभग आधे मिनट तक घूरता रहता हूँ, जिसके बाद मेरे दिमाग में तेज कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। 3 डिशेस, एक सूप, मीट और वेजिटेबल्स, दोनों। ऊपर से खुशबू इतनी जबरदस्त कि मुंह में पानी आ जाए। बाहर किसी रेस्टोरेंट में ऐसा खाना कम से कम 50 युआन का आता, और वो सिर्फ 25 ले रही थी। जिस पर मैं तुरंत सोचता हूँ, इतना फायदे का डील हो तो डर किस चीज का? 3 दिन से भूखे इंसान के लिए भूत वूत कोई मायने नहीं रखते। इसके बाद मैं चॉपस्टिक्स उठाकर चमचमाता हुआ ब्रेस्ट पॉर्क का एक टुकड़ा मुंह में डालता हूँ। फैटी होने के बावजूद बिल्कुल ऑयली नहीं, स्वाद जीभ पर पड़ते ही फैल जाता है। इतना टेस्टी कि मैं लगभग अपनी जीभ ही निगल जाता। फिर मैं तूफान की तरह खाना खाते हुए हवा में बड़बड़ाना शुरू करता हूँ, सुनो मिस गोस्ट, तुम भी ना बहुत कंजूस हो। मरने के बाद भी इतना हिसाब किताब कौन रखता है? थोड़ा ओपन माइंडेड नहीं हो सकती क्या? जिस पर पूरा कमरा शांत पड़ा रहता है, सिर्फ मेरे चबाने की आवाज गूंजती रहती है। खाना खत्म होने के बाद मैं जोर की डकार लेता हूँ और फिर तेल से भरे बर्तनों को देखकर मेरी आलस वाली बीमारी वापस जाग जाती है, जिस पर मैं जानबूझकर सारे बर्तन सिंक में डालकर छोड़ देता हूँ बिना धोए, जैसे मैं अपनी गोस्ट रूममेट की लिमिट टेस्ट कर रहा हूँ। अगली सुबह हल्की खटपट की आवाज से मेरी आंख खुलती है। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ जाता हूँ, जहाँ सारे बर्तन चमकते हुए साफ रखे होते हैं और बेहद नीटली अरेंज किए गए होते हैं। साथ में फिर एक नोट रखा होता है, बर्तन धोने की फीस 5 युआन पर टाइम, महीने के आखिर में पेमेंट। जिसे पढ़कर मैं हंसते हंसते चिढ़ जाता हूँ। वाह कमाल है, 20 साल की जिंदगी में पहली बार इतनी प्रिंसिपल वाली घोस्ट देख रहा हूँ, जिस पर मेरा कम्पिटिटिव मूड पूरी तरह जाग जाता है। इसके बाद मैं जानबूझकर कूड़े का बैग दरवाजे के बीच में छोड़ देता हूँ ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए, और मन ही मन सोचता हूँ, अगर इतनी कैपेबल हो तो इसे भी फेंक कर दिखाओ। अगले दिन गार्बेज बैग गायब होता है और दरवाजे पर एक नोट चिपका होता है, कितने गंदे इंसान हो तुम। उस रात मैं ओवरटाइम करके बुरी तरह थका हुआ घर लौटता हूँ। जैसे ही अंधेरे में स्विच ढूंढने लगता हूँ, तभी लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल उठती है, जिस पर मेरे दिल का एक कोना अचानक नरम पड़ जाता है। लेकिन तभी सीलिंग लैंप से एक छोटा नोट लहराते हुए नीचे गिरता है, तुम्हारे लिए लाइट ऑन की थी, बिजली का बिल अलग से लगेगा। जो पढ़ते ही मेरे अंदर पैदा हुई सारी वॉमत तुरंत खत्म हो जाती है। मैं छत की तरफ देखकर बोलता हूँ, तुम सच में चाइल्डिश हो, मरने के बाद भी एलीट लोगों वाली एटीट्यूड नहीं गई तुम्हारी। इसके बाद हमारी जिंदगी ऐसे ही फनी फाइट्स और छोटे मोटे प्रैंक में गुजरने लगती है। धीरे धीरे मैं अपनी घोस्ट रूममेट की पर्सनैलिटी समझने लगता हूँ। उसका नाम शेन शिंगलान था, जो उसने पूरे एक हफ्ते तक मेरे लगातार पूछने के बाद आखिरकार नोट पर लिखकर बताया। उसे क्लीनलीनेस ऑब्सेशन था। मैं सिर्फ एक बाल जमीन पर गिरा दूं तो वो अपने आप उड़कर डस्टबिन में चला जाता, जिस पर मुझे समझ आने लगता है कि उसे ओसीडी भी है। मेरी बुक शेल्फ पर अगर एक भी बुक हाइट के हिसाब से अरेंज ना हो तो अगले दिन वो परफेक्टली सेट मिलती है। वो खाना बहुत शानदार बनाती थी, लेकिन बेहद रिवेंजफुल भी थी। मैंने बस एक बार कैजुअली कह दिया था कि आज खाना थोड़ा सॉल्टी है, जिसके बाद उसने लगातार 3 दिन तक मुझे सिर्फ उबली हुई सब्जियां खिलाई। वो जुबान से भी बहुत डेंजरस थी। एक दिन मैं सेल से खरीदी हुई शर्ट पहनकर मिरर के सामने खुश हो रहा था, तभी शीशे पर पानी की भाप से एक लाइन उभरती है, तुम्हारा फैशन सेंस चिंता का विषय है। जिस पर मैं गुस्से में पैर पटकते हुए बोलता हूँ, और मेरा वॉलेट उससे भी ज्यादा चिंता का विषय है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसके बाद मिरर पर दूसरा सेंटेंस उभरता है, दोनों एक जैसे ही पैथेटिक हैं। धीरे धीरे मैं उसकी मौजूदगी का आदी हो जाता हूँ, बल्कि थोड़ा एंजॉय भी करने लगता हूँ। कम से कम अब मुझे रोज इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने पड़ते, और कम से कम इस ठंडी बड़ी सिटी में कोई तो था जो हमेशा मेरे लौटने तक लाइट जलाकर रखता था, भले ही बिजली का बिल मुझे ही देना पड़ता। एक दिन मेरा इकलौता दोस्त चेन जियाओ घर आता है। उससे पहले ही मैं शेन शिंगलान को वार्निंग दे देता हूँ, मेरा दोस्त आने वाला है, आज थोड़ा बिहेव करना, ठीक है? जिस पर सोफा के ऊपर रखा मैगजीन अपने आप उड़कर खुलता है और उसके पेज पर बड़ा सा ओके दिखाई देता है। चेन जियाओ जैसे ही घर में एंटर करता है, वो एग्जेगरेटेड तरीके से सांस खींचते हुए कहता है, भाई तूने मेड रख ली क्या? ये घर इतना साफ कैसे है? बिल्कुल तेरे जैसा नहीं लग रहा। मैं ऑकवर्ड हंसी के साथ बोलता हूँ, बस लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं ये बोलता हूँ, टीवी अचानक क्लिक की आवाज के साथ एंटरटेनमेंट चैनल छोड़कर फाइनेंस चैनल पर चला जाता है, जहां एक आदमी बेहद प्रोफेशनल आवाज में स्टॉक चार्ट एक्सप्लेन करने लगता है, जिस पर चेन जियाओ डरकर उछल पड़ता है। रिमोट कहाँ है? मैं कैजुअली चैनल वापस बदलते हुए कहता हूँ, शायद कॉन्टैक्ट इश्यू होगा। हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके सामने रखा कप अपने आप टेबल के एज की तरफ 5 सेंटीमीटर खिसक जाता है, जिसे देखकर वो इतनी जोर से चीखता है कि मेरे कान सुन्न हो जाते हैं। कप खुद मूव हुआ। मैं आराम से कप वापस उसकी जगह रखते हुए उसके कंधे पर हाथ मारता हूँ। रिलैक्स, मेरी रूममेट थोड़ी नॉटी है बस, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। जिस पर चेन जियाओ
जाओ मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैं कोई मेंटल पेशेंट हूँ। उसके कांपते हुए होंठ धीरे से बोलते हैं, भाई कहीं काम का स्ट्रेस तुझे हैलुसिनेशन तो नहीं दिखा रहा? मैं सिर्फ लंबी सांस छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज किसी को एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसके बाद मैं डरे हुए चेन जहो को विदा करके वापस सोफा पर बैठ जाता हूँ, थोड़ा लोनली फील करते हुए। शायद ऐसी अजीब जिंदगी जीने वालों पर कोई यकीन नहीं करता। तभी लिविंग रूम की लाइट हल्की डिम हो जाती है और माहौल अचानक सॉफ्ट लगने लगता है। मैं मुड़कर बालकनी के पास लगे बड़े ग्लास विंडो की तरफ देखता हूँ, जहाँ पहली बार मुझे शेन शिंगलान दिखाई देती है। वो आधी ट्रांसपेरेंट थी, जैसे धुंध से बना कोई इंसान। उसने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी और हाथ में क्लॉथ लेकर विंडो को ध्यान से साफ कर रही थी। वही विंडो जिसे मैं सुबह ठीक से साफ नहीं कर पाया था। उसकी हर मूवमेंट बेहद फोकस्ड और एलिगेंट लग रही थी, जैसे वो हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहती हो। जिस पर अचानक मुझे महसूस होता है कि दोस्त की चिंता या दुनिया की मिसअंडरस्टैंडिंग अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही, क्योंकि इस विशाल शहर में आखिरकार मेरे पास एक घर था और एक बेहद अजीब लेकिन खास फैमिली मेंबर भी। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं। कुछ समय बाद कंपनी डाउनसाइजिंग शुरू कर देती है। एक ठंडी ईमेल, कुछ फॉर्मल शब्द और मेरी छोटी सी नौकरी खत्म हो जाती है, जिस पर मैं कार्डबोर्ड बॉक्स हाथ में लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलता रहता हूँ। और पहली बार मुझे सच में ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कोई बेकार चीज हूँ जिसे दुनिया ने इस्तेमाल करके फेंक दिया हो। घर पहुंचते ही मैं खुद को सीधे बिस्तर पर फेंक देता हूँ और कंबल से पूरा सिर ढक लेता हूँ। इतने दिनों से अंदर दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी आखिर इसी पल फूट पड़ता है। मैं आवाज तक नहीं निकालता, बस आंखें लाल होती रहती हैं। सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है, जैसे इस बड़ी सिटी में पिछले कई सालों से सहा हुआ सारा दर्द वापस अंदर निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन वो बाहर भी नहीं निकलता और अंदर भी नहीं समाता। पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है, तभी लिविंग रूम से हल्की क्लासिकल म्यूजिक की धुन सुनाई देने लगती है। वो मेरी फेवरेट सिम्फनी थी, डोरा की फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। मैंने एक बार खाना खाते हुए कैजुअली कहा था, ये म्यूजिक बहुत अच्छा है। इसे सुनकर लगता है चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, आखिर में सब पार हो जाएगा। जिस पर मैं भारी कदमों से कमरे से बाहर निकलता हूँ। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना रखा होता है, कोका कोला चिकन विंग्स मेरी सबसे फेवरेट डिश, और उसके बगल में एक छोटा नोट रखा होता है जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज, जिसे पढ़ते ही मेरा गला हल्का कांप जाता है। आंखें गर्म होने लगती हैं और एक बूंद आंसू गहरे लकड़ी वाले टेबल पर टपक पड़ती है। लेकिन इस बार वो आंसू ह्यूमिलिएशन की वजह से नहीं था, बल्कि उस वॉर्मथ की वजह से था जिसे महसूस किए हुए बहुत वक्त गुजर चुका था। फिर मैं तेजी से खाना खाते हुए खुद पर हंसने लगता हूँ और पहली बार सीरियसली हवा में कहता हूँ, थैंक यू शेन शिंगलान, जिस पर कमरे की हवा में जैसे बहुत हल्की सी सांस सुनाई देती है। पेट भरकर खाओगे तभी लड़ पाओगे। इसके बाद मैं लैपटॉप खोलकर पागलों की तरह जॉब एप्लीकेशंस भेजना शुरू कर देता हूँ, लेकिन रियलिटी मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा क्रूअल निकलती है। मेरे रिज्यूमे ऐसे गायब होते जाते हैं जैसे पत्थर समुद्र में डूब जाए। कभी कभी इंटरव्यू कॉल्स आते भी हैं तो पहले ही राउंड में रिजेक्ट कर दिया जाता हूँ। बैंक अकाउंट का बैलेंस हर दिन कम होता जाता है। घर का रेंट, बिजली पानी का बिल और ऊपर से शेन शिंगलान की वो नोटबुक जिसमें हर खर्चा डिटेल में लिखा रहता था, वो सारे नंबर्स मेरे ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ते हैं, जिस पर एंग्जाइटी धीरे धीरे मेरे दिमाग को खाती रहती है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता। फिर एक दिन मुझे उस कंपनी से इंटरव्यू मेल आता है जहां काम करना मेरा सपना था। वो मेरी करियर जर्नी का आखिरी और सबसे बड़ा टारगेट था, जिस पर मैं अलमारी के नीचे रखा अपना इकलौता सूट निकालता हूँ और उसे बार बार प्रेस करने लगता हूँ, बस इस डर से कि कहीं छोटी सी रिंकल भी इंटरव्यू खराब न कर दे। इंटरव्यू वाले दिन मैं टेंशन की वजह से बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन नीचे कैफे से ब्रेकफास्ट लेते वक्त मेरा हाथ कांप जाता है और गर्म कॉफी पूरी की पूरी मेरी सफेद शर्ट पर गिर जाती है। जिस पल ऐसा होता है मुझे सच में लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई। मैं बुरी हालत में भागकर घर लौटता हूँ, गंदी शर्ट सोफा पर फेंक देता हूँ और मिरर में अपनी लाल आंखों को घूरने लगता हूँ। मर जाना ज्यादा आसान होगा, सिर्फ 1 घंटा बचा था इंटरव्यू में। नई शर्ट खरीदने का भी वक्त नहीं था। मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ और फ्रस्ट्रेशन में मुक्का फर्श पर मारता हूँ। तभी बाथरूम से वॉशिंग मशीन की आवाज आने लगती है, जिस पर मैं तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता हूँ और देखता हूँ कि कॉफी से गंदी हुई शर्ट अपने आप वॉशिंग मशीन में घूम रही है। 20 मिनट बाद वॉशिंग खत्म होती है, फिर ड्रायर शुरू हो जाता है और अगले 20 मिनट बाद परफेक्टली साफ और प्रेस्ड शर्ट मेरे कमरे के दरवाजे पर टंगी होती है। मैं उस शर्ट को ऐसे देखता हूँ जैसे सपना हो, फिर जल्दी से कपड़े बदलकर घर से निकल जाता हूँ। लेकिन सबवे स्टेशन पहुंचते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। मॉर्निंग रश आवर में वहां इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। मैं हर गुजरते सेकंड के साथ पैनिक होने लगता हूँ, पसीना लगातार बहता रहता है और जब मैं हार मानकर बस लेने का सोचता हूँ तभी मेरे बगल वाले ऑटोमेटिक गेट से अचानक बीप की आवाज आती है। ग्रीन लाइट जलती है और गेट अपने आप खुल जाता है। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था, जिस पर मैं तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ भागता हूँ। वहां मेरी वाली सबवे की डोर्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं। मेरा दिल बैठ जाता है, लेकिन ठीक उसी पल जैसे किसी चीज ने डोर्स के बीच खुद को फंसा दिया हो। अलार्म बजता है और डोर्स दोबारा खुल जाती हैं, जिस पर मैं किसी तरह अंदर घुस जाता हूँ। ट्रेन के अंदर खड़े होकर मैं जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा। इतनी सारी कोइंसिडेंसेस, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल पर्सन मेरे लिए रास्ता साफ कर रहा हो। मैं इंटरव्यू शुरू होने
खुलने से सिर्फ 5 मिनट पहले कंपनी पहुंचता हूँ। वेटिंग रूम में बैठा हर सेकंड टॉर्चर जैसा लग रहा था। फिर मेरा नंबर आता है। मैं गहरी सांस लेकर अंदर जाता हूँ, जहाँ 4 इंटरव्यूअर्स बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठे होते हैं। मेरे हाथ इतने नर्वस थे कि हथेलियां पूरी पसीने से भीग जाती हैं। मैंने जो सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले से याद किया था वो अचानक दिमाग से गायब हो जाता है। मैं लगभग फ्रीज हो चुका था और तभी टेबल पर रखा एक ब्लैक पेन धीरे धीरे लुढ़क कर मेरे हाथ के पास आ जाता है। मैं इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लेता हूँ। उसकी ठंडी फीलिंग मुझे थोड़ा काम कर देती है। फिर मैं नीचे देखता हूँ, जहाँ पेन पर छोटे अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था, बिलीव योरसेल्फ, जिसे देखते ही मेरा दिल तुरंत स्टेबल हो जाता है। वो शब्द किसी मेडिसिन की तरह मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर देते हैं। जिस पर मैं सिर उठाकर मेन इंटरव्यूअर की आंखों में देखता हूँ और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता हूँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम गुचेन है। उस दिन का इंटरव्यू मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू बन जाता है और 1 हफ्ते बाद मुझे सिलेक्शन मेल मिल जाता है। नई जॉब के पहले दिन ही मैं एडवांस सैलरी लेता हूँ और सीधे सुपरमार्केट भाग जाता हूँ। मैं अच्छी वाइन और ढेर सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स खरीदकर घर लौटता हूँ। फिर एक पूरी टेबल भरकर डिशेस बनाता हूँ। मैं 2 ग्लास में वाइन डालता हूँ, एक ग्लास उठाकर खाली लिविंग रूम की तरफ देखकर जोर से कहता हूँ, शेन शिंगलान, ये टोस्ट तुम्हारे नाम। मेरी गोल्डन असिस्टेंट, जिस पर हवा में रखा दूसरा ग्लास हल्का सा हिलता है और उससे एक साफ टकराने की आवाज आती है, जैसे वो मेरी बात का जवाब दे रही हो। मैं मुस्कुराता हूँ, लेकिन आंखें फिर धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि मुझे पता था मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास एक इनविजिबल गार्डियन था। इसके बाद मेरी और शेन शिंगलान की जिंदगी एक नए फेज में पहुंच जाती है। मैं पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाता हूँ और वो घर संभालती है। साथ में अपने एलीट लॉजिक का इस्तेमाल करके मेरे खर्चों की निगरानी भी करती रहती है और फाइनेंशियल प्लानिंग भी। धीरे धीरे मैं इस अजीब कंपनीशिप को एंजॉय करने लगता हूँ। हर दिन घर लौटने पर गर्म खाना मिलता, हर महीने सैलरी आने पर मेरा पर्सनल फाइनेंस मैनेजर बजट तैयार करता, और जब भी काम में कोई प्रॉब्लम आती मेरी डेस्क पर मिस्टीरियसली उससे जुड़ी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रखे मिलते। वो एक साइलेंट मेंटर की तरह थी, एक परफेक्ट हाउसकीपर और एक ऐसा अजनबी इंसान जो सबसे ज्यादा अपना लगने लगा था। लेकिन मैं उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था और जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगी। आखिर शेन शिंगलान की मौत हुई कैसे थी? इंटरनेट पर मौजूद न्यूज बस इतना कहती थी कि उसकी मौत गैस पॉइजनिंग एक्सीडेंट की वजह से हुई, लेकिन ना जाने क्यों मुझे हमेशा लगता था कि इस कहानी में कुछ न कुछ जरूर छिपा हुआ है। एक ऐसी इंसान जो बुक शेल्फ पर रखी किताबों तक को कलर और हाइट के हिसाब से अरेंज करती थी, जैसे उसे OCD की हद वाली क्लीनलीनेस ऑब्जेशन हो। एक ऐसी इंसान जो रूल्स और ऑर्डर को लेकर ऑलमोस्ट पागल थी। वो आखिर इतनी बेसिक गलती कैसे कर सकती थी, जैसे गैस बंद करना भूल जाना, जिस पर एक दिन मैं सीधे उससे पूछ बैठता हूँ, शेन शिंगलान, तुम्हारी मौत आखिर हुई कैसे थी? मेरे इतना कहते ही कमरे की लाइट एक बार फ्लिकर करती है। टेबल पर रखा ग्लास हल्का कांपता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रही हो। वो साफ तरीके से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी रिएक्शन जितनी इंटेंस होती जाती है, मेरी सस्पेशन उतनी ही गहरी होती जाती है, जिस पर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस घर की इन्वेस्टिगेशन खुद करनी होगी। इसके बाद मैं उस एजेंट से मिलने जाता हूँ जिसने शुरुआत में मुझे ये अपार्टमेंट रेंट पर दिया था। उसका नाम चूदी था। मैं उसे पास के कैफे में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बहाने मिलने बुलाता हूँ। चूदी हमेशा की तरह फ्रेंडली स्माइल के साथ सामने बैठी होती है। जब भी वो मुस्कुराती, आंखों के किनारे हल्की रिंकल्स दिखाई देती जो उसे बहुत सिंसियर दिखाती थीं। वो कॉफी का सिप लेते हुए मुझसे कहती है, तो गुचेन, वहां रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा था ना, वो अपार्टमेंट लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, बस पहले वहां थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए आम लोग वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्की स्माइल के साथ कैजुअली पूछता हूँ। वैसे मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही थी, उस घर में पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन वहां की न्यूज बहुत वैग थी। बस लिखा था कि ऑनर की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिस पर चूदी एक पल के लिए रुक जाती है। वो कॉफी कप उठाकर सिप लेती है, लेकिन उसकी आंखें साफ अवॉइड कर रही थीं। अरे पुरानी बात है, बस एक्सीडेंट था, ज्यादा मत सोचो, आराम से रहो वहां। वैसे भी उस घर का फेंग शुई बहुत अच्छा है। देखो ना, वहां शिफ्ट होने के बाद तुम्हें बेटर जॉब भी मिल गई, तुम्हारी लक बदल रही है। इसके बाद वो बड़ी स्मूथली टॉपिक बदल देती है और बार बार मुझे यही समझाने लगती है कि ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करो, जिस पर मुझे उसकी बिहेवियर और भी सस्पिशियस लगने लगती है। एक नॉर्मल प्रॉपर्टी एजेंट सिर्फ रेंट और कॉन्ट्रैक्ट की चिंता करता है, लेकिन वो बार बार मेरी मेंटल कंडीशन की चिंता क्यों कर रही थी? क्यों वो मुझे उस घर के पास्ट के बारे में जानने से रोकना चाहती थी? उस मुलाकात के बाद मेरी शंका खत्म होने की बजाय और बढ़ जाती है। उस रात मुझे एक बेहद डरावना सपना आता है। सपने में मैं घने सफेद फॉग के बीच खड़ा होता हूँ। आसपास कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी मुझे 2 महिलाओं की आवाजें सुनाई देती हैं। उनमें से एक आवाज शेन शिंगलान की थी। उसकी आवाज गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट से कांप रही थी। मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा माना और तुमने क्लाइंट्स के पैसे तक छू लिए? इसके जवाब में दूसरी महिला की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थकी हुई और ऑलमोस्ट बेगिंग जैसी थी। टिंगलन, बस इस आखिरी बार मेरी मदद कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ सारा पैसा वापस कर दूंगी। जिस पर शेन शिंगलन गुस्से में बोलती है, इम्पॉसिबल, ये क्लाइंट्स का पैसा है,
तुम क्राइम कर रही हो। अचानक दूसरी आवाज तेज हो जाती है, तो तुम मुझे बर्बाद होते देखना चाहती हो। इसके बाद दोनों की बहस और वायलेंट होती जाती है। फिर अचानक किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है और सब कुछ शांत हो जाता है, जिस पर मेरी आंख अचानक खुल जाती है। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, पीठ पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। वो सपना इतना रियल लग रहा था जैसे मैं खुद वहां मौजूद था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सपने में शेन शिंगलन ने उस औरत को नाम से पुकारा था, चूदी। मैं तुरंत लाइट ऑन करता हूँ, तभी नोटिस करता हूँ कि स्टडी रूम का डोर थोड़ा खुला हुआ था, जबकि मुझे साफ याद था कि सोने से पहले मैंने उसे बंद किया था। मैं धीरे धीरे अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि डेस्क का सबसे नीचे वाला लॉक्ड ड्रॉअर खुला हुआ था। उसके अंदर एक ब्लैक लेदर डायरी रखी थी, जिसे देखकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। क्या शेन शिंगलान मुझे कुछ दिखाना चाहती थी? मैं कांपते हाथों से डायरी खोलता हूँ। उसमें मोस्टली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और डेली लाइफ की बातें लिखी थी। हैंडराइटिंग बिल्कुल वही थी जो उसके नोट्स में हुआ करती थी, साफ, एलिगेंट और शार्प। मैं तेजी से पेजेस पलटता हूँ और आखिरकार डायरी के पीछे वाले हिस्से में एक नाम बार बार दिखाई देता है, बस एक इनिशियल, सी। डायरी में लिखा था कि शेन शिंगलान और उसके बिजनेस पार्टनर ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उस पार्टनर ने सीक्रेटली बहुत सारा पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया और वहां सब कुछ डूब गया, जिससे ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो गया। शेन शिंगलान ने डायरी में लिखा था, मुझे यकीन नहीं होता कि सी ऐसा कर सकती है। इतने सालों का ट्रस्ट ग्रीड के सामने एक पैसे का भी नहीं निकला। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और यही उसकी आखिरी डायरी एंट्री थी। उसके अगले ही दिन उसकी मौत हो गई थी, जिस पर मेरे शरीर का खून तक ठंडा पड़ जाता है। मैं डायरी लेकर लिविंग रूम में आता हूँ और हवा में देखते हुए पूछता हूँ, शेन शिंगलान, क्या तुम्हारा मर्डरर चूदी है? मेरे इतना कहते ही पूरे कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। सीलिंग चैंडेलियर जोर जोर से हिलने लगता है, लाइट्स तेजी से फ्लिकर करने लगती हैं, इलेक्ट्रिक करंट की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। दीवार पर टंगी पेंटिंग नीचे गिरकर टूट जाती है। ये पहली बार था जब मैंने उसकी इतनी वायलेंट रिएक्शन देखी थी, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये गहरी नफरत थी। सालों से दबा हुआ दर्द और इनजस्टिस था, और उसी पल मेरी सारी थ्योरीज कंफर्म हो जाती हैं। शेन शिंगलान की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसका मर्डर हुआ था, और मर्डरर आज भी खुलेआम बाहर घूम रहा था। वही औरत जो हमेशा मेरे सामने स्वीट स्माइल लेकर खड़ी रहती थी। प्रॉपर्टी एजेंट चूदी। ये सच मेरी जिंदगी की सारी शांति को चाकू की तरह चीर देता है। मैं उस अपार्टमेंट को देखता हूँ जिसे शेन शिंगलान अब तक स्पॉटलेस रखती आई थी, और पहली बार मुझे सच में हड्डियां जमा देने वाली ठंड का मतलब समझ आता है। एक ऐसी औरत जिसे उसके सबसे ट्रस्टेड पार्टनर ने मार दिया, जिसकी आत्मा इस घर में फंसकर रह गई, जो हर दिन अपनी पुरानी हैबिट्स दोहराती रहती है, और जो अपने साथ हुई सच्चाई तक किसी को बता नहीं सकती, जबकि उसका किलर आराम से बाहर नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। मैं ये सब जानने के बाद चुप नहीं बैठ सकता था, जिस पर मैं हवा की तरफ देखकर धीरे धीरे बोलता हूँ, शेन शिंगलान, तुम चिंता मत करो, मैं उसे वहां पहुंचाकर रहूंगा जहां उसे होना चाहिए। इसके बाद कमरे की लाइट्स धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और फिर से वार्म कलर में बदल जाती हैं। मैं लंबी सांस लेता हूँ और प्लान बनाना शुरू करता हूँ। मुझे प्रूफ चाहिए था। डायरी एक इंपॉर्टेंट क्लू थी, लेकिन कोर्ट में किसी को कन्विक्ट करने के लिए काफी नहीं। मुझे चूदी से उसकी असली शक्ल बाहर निकलवानी थी, जिस पर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाने का बहाना बनाकर मैं एक बार फिर चूदी से कांटेक्ट करता हूं। इस बार मैं उसे एक शोर शराबे वाले आउटडोर रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता हूं, और पहले से ही अपने फोन का रिकॉर्डिंग फंक्शन ऑन करके रखता हूं, जिस पर चूदी ठीक समय पर वहां पहुंचती है, और अब भी उसके चेहरे पर वही नरम मुस्कान होती है। तुम सच में काफी एम्बिशियस हो, अभी नई जॉब बदली नहीं, और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी शुरू कर दी। जिसके जवाब में मैं खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसता हूँ, आप तो जानती ही हैं, मैं तो पूरी तरह कंगाल हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे बात को दूसरी तरफ मोड़ता हूँ और फिर कहता हूँ, लेकिन असली बात तो ये है कि सिस्टर चू की नजर बहुत अच्छी है। आपने मुझे इतना बढ़िया घर दिलाया, जिसके बाद तो मेरी किस्मत ही बदल गई। जिस पर मैं अचानक से रुककर उसे देखता हूँ। वैसे एक बात को लेकर मैं काफी क्यूरियस हूँ। इस घर की पुरानी ओनर के बारे में सुना था कि वो फाइनेंस वर्ल्ड की एक काफी टैलेंटेड पर्सन थी। क्या वो भी इन्वेस्टमेंट करती थी? मैं लगातार चूदी की आंखों में देखता रहता हूँ, और जैसे ही मैं शेन शिंगलान का नाम लेता हूँ, उसकी आंखों की पुतलियां बहुत हल्के से सिकुड़ती हैं, जिसे नोटिस करना आसान नहीं था। जिस पर वो तुरंत खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ, मिस शेन सच में बहुत रेयर टैलेंट थी। अफसोस, इतनी टैलेंटेड होकर भी उसकी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं रही। उसकी आवाज में दुख जरूर था, लेकिन जवाब पूरी तरह सावधानी से दिया गया था। फिर मैं कैजुअली बोलता हूँ, हाल ही में मुझे घर में उसकी कुछ डायरीज और नोट्स मिले। उनमें काफी प्रोफेशनल टर्म्स लिखे थे जो मुझे समझ नहीं आए। सिस्टर चू, आप तो उसे अच्छे से जानती थीं, क्या आप उन्हें देखकर समझा सकती हैं? ये सुनते ही मैं अपना ट्रैप उसके सामने डाल देता हूँ, जिस पर आखिरकार चूदी के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है। उसके हाथ में पकड़ा टी कप हवा में ही रुक जाता है। फिर वो धीमी आवाज में कहती है, किसी की पर्सनल डायरी देखना सही नहीं होता, बेहतर होगा कि उन्हें ऐसे ही रहने दो। इसके बाद वो अचानक टॉपिक बदलते हुए मुझसे पूछती है, वैसे वहां रहते हुए तुम्हारे साथ कुछ अजीब नहीं हुआ? जिस पर मैं अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछता हूँ, अजीब मतलब? वो अपनी आवाज और धीमी कर देती है,
जैसे आधी रात को कोई आवाज सुनाई देना या फिर सामान का अपने आप मूव होना। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की जांच पड़ताल साफ नजर आ रही थी। यह देखकर मेरा दिल एक पल के लिए कस जाता है। वो मुझे टेस्ट कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि क्या मुझे शेन शिंगलान की मौजूदगी के बारे में कुछ पता चला है या नहीं, जिसके जवाब में मैं मासूम चेहरा बनाकर मुस्कुराता हूँ। नहीं तो मैं तो बहुत अच्छी नींद सोता हूँ। शायद मेरी किस्मत ज्यादा स्ट्रांग है। उस डिनर के दौरान हम दोनों लगातार एक दूसरे को परखते रहते हैं, लेकिन आखिर तक किसी को भी अपना मनचाहा जवाब नहीं मिलता। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे हमेशा ऐसा फील होने लगता है जैसे कोई अदृश्य नजर हर वक्त मेरा पीछा कर रही हो। ऑफिस से घर लौटते वक्त मुझे बार बार पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है, कभी पास कभी दूर। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वहां कोई नहीं होता। इसके बाद घर में होने वाली पैरानॉर्मल घटनाएं भी बदलने लगती हैं। अब वो पहले जैसी शांत नहीं रहती, जहां चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती थीं या लाइट्स अपने आप जलती छोड़ दी जाती थीं। अब उनमें साफ साफ हॉस्टिलिटी नजर आने लगती है। आधी रात के समय लिविंग रूम से घिसने जैसी आवाज आने लगती है। घर घर जैसी आवाजें पूरे सन्नाटे में बेहद डरावनी लगती हैं। फिर बाथरूम के मिरर पर अचानक एक खून से बना लाल हैंडप्रिंट उभर आता है, जैसे कोई अभी अभी अंदर से घिसट कर बाहर निकला हो। लेकिन मैं जानता था कि ये सब शेन शिंगला नहीं कर रही। उसकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस हमेशा ठंडी, शांत और मजबूर सी नरमी से भरी रहती थी, जबकि ये सारी चीजें प्योर मैलिस और धमकी से भरी हुई थीं, जिस पर मैं तुरंत समझ जाता हूं कि यह जरूर चूदी का काम है। शायद उसने किसी को भेजा है या कोई ट्रिक इस्तेमाल की है ताकि मुझे डराकर इस घर से भगा सके। वो डर चुकी थी। उसे डर था कि कहीं मुझे शेन शिंगलान की छोड़ी हुई चीजों से कोई ऐसा सीक्रेट ना मिल जाए जो कभी सामने नहीं आना चाहिए था। एक रात मैं अचानक एक नाइटमेयर से जाग जाता हूँ, जिस पर मैं देखता हूँ कि बेडरूम की खिड़की पर हल्की धुंध जम चुकी है और उसी धुंध के ऊपर धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगते हैं। बहुत खतरा है। यह शेन शिंगलान का मैसेज था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ये शब्द लिखे थे, लेकिन उसकी लिखावट पहले जैसी मजबूत नहीं थी। वो कांपती हुई, टेढ़ी मेढ़ी और धुंधली लग रही थी, जैसे किसी भी पल गायब हो जाएगी। यह देखकर मेरा दिल एक पल के लिए कस जाता है। वो अब भी मेरी रक्षा कर रही थी, जबकि खुद वो इस जगह में फंसी हुई थी। फिर भी सबसे पहले उसे मेरी सेफ्टी की चिंता थी, जिस पर मैं धीरे धीरे खिड़की के पास जाता हूँ और हाथ से उन शब्दों को मिटा देता हूँ। फिर ठंडी ग्लास विंडो को देखते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। यह हमारा घर है, यहाँ से जाने वाली वो होगी। अगले दिन मैं छुट्टी लेकर घर पर ही रहता हूँ। फिर मैं मार्केट से कुछ हिडन कैमरों खरीद कर लाता हूँ। एक चार्जर के अंदर छिपा हुआ था, दूसरा डेकोरेशन आइटम की तरह दिखता था। जिसके बाद मैं एक कैमरा मेन डोर की तरफ लगाता हूँ, दूसरा लिविंग रूम के कॉर्नर में और तीसरा स्टडी रूम की बुकशेल्फ पर छिपा देता हूँ, जिस पर मैं मन ही मन कहता हूँ, चुदी, अगर तुम गेम खेलना चाहती हो तो मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा। कैमरा लगाने के तीसरे दिन अचानक चूदी का फोन आता है। मिस्टर गू, क्या आप घर पर हैं? हाल ही में कंपनी जी एरिया की सेफ्टी चेकिंग कर रही है। एज एन एजेंट मुझे उनके साथ आकर आपके घर की गैस पाइपलाइन चेक करनी है। बताइए कब कन्वीनियंट रहेगा? उसकी आवाज हमेशा की तरह फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल लग रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो आखिरकार आने वाली है। गैस पाइपलाइन इंस्पेक्शन सच में बहुत अच्छा बहाना था। इससे वो आराम से घर के अंदर भी आ सकती थी और अपने अगले कदम की तैयारी भी कर सकती थी। जिस पर मैं अंदर की घिन को दबाते हुए नॉर्मल टोन में जवाब देता हूँ, बिल्कुल, मैं आज घर पर ही हूँ, आप कभी भी आ सकती हैं। फोन करते ही मैं तुरंत शेन शिंगलान के लिए एक नोट लिखता हूँ। वो आने वाली है, आगे सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना। फिर मैं उस नोट को लिविंग रूम की सबसे विजिबल जगह पर रख देता हूँ। करीब आधे घंटे बाद डोरबेल बजती है। मैं डोर व्यूअर से बाहर देखता हूँ, जहाँ चू दी कंपनी जी की ब्लू यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी शार्प नजरें उसकी असली सोच को बिट्रे कर रही थीं। मैं दरवाजा खोलकर फेक एंथुजियाज्म के साथ उसे अंदर बुलाता हूँ। सिस्टर चू, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जिस पर वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे नहीं, रेजिडेंट्स की सेफ्टी सबसे जरूरी है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें लगातार पूरे घर को स्कैन करने लगती हैं। लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, बालकनी, और आखिर में उसकी नजर स्टडी रूम के बंद दरवाजे पर जाकर रुकती है। फिर वो कहती है, मिस्टर गू, पहले किचन की पाइपलाइन चेक कर लेती हूँ। जिस पर मैं उसके पीछे पीछे किचन तक जाता हूँ। वो वहाँ स्टोव और वाटर हीटर के आसपास सिर्फ दिखावे के लिए इधर उधर चेक करती रहती है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल वहां नहीं था। और तभी अचानक उसके पैरों के पास रखा डाइनिंग चेयर अपने आप आधा मीटर पीछे खिसक जाता है। खर्र की हल्की आवाज पूरे किचन में गूंजती है, जिस पर चूदी बुरी तरह चौंक जाती है। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है और वो घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन लिविंग रूम पूरी तरह खाली था। मैं फेक सरप्राइज के साथ पूछता हूँ, क्या हुआ सिस्टर चू? जिसके जवाब में वो खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, शायद मेरी आंखों का भ्रम था। लेकिन उसके माथे पर ठंडे पसीने की परत साफ नजर आ रही थी। यह देखकर मेरा शक और पक्का हो जाता है। अगर किसी इंसान ने कोई गलत काम नहीं किया हो तो वो सिर्फ एक हिलती हुई चेयर से इतना क्यों डर जाएगा? इसके बाद किचन चेकिंग खत्म करके वो अपने माथे का पसीना पोंछती है और फिर कहती है, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ और अपनी जगह पर खड़ा रहता हूँ, जिस पर लिविंग रूम के कोने में लगे मिरर के रिफ्लेक्शन के जरिए मैं लगातार उसकी हर हरकत पर नजर रखता रहता हूँ। चूदी बस 2 कदम ही
आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक डायरेक्शन बदलकर चुपके चुपके स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर मेरा दिल सीधे गले तक आ जाता है। वो आखिरकार आ चुकी थी। उसका असली टारगेट वही था, शेन शिंगलान की छोड़ी हुई चीजें। और ठीक उसी पल जब उसका हाथ स्टडी रूम के डोर हैंडल को छूने ही वाला होता है, तभी अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज पूरे घर में गूंजती है। बाथरूम का बल्ब अचानक फट जाता है, कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। इसके तुरंत बाद वॉश बेसिन, शॉवर, टॉयलेट टैंक, घर में जहां जहां पानी का कनेक्शन था, सब कुछ एक साथ अपने आप चालू हो जाता है। तेज पानी पागलों की तरह बाहर फूटने लगता है, जिस पर चूदी एक डरावनी चीख मारती है और घबराकर पीछे की तरफ गिरते पड़ते स्टडी रूम के दरवाजे से दूर भागती है। मैं भी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता हूं और उससे भी ज्यादा शॉक्ड होने का नाटक करते हुए चिल्लाता हूं, हे भगवान, ये क्या हो गया? सिस्टर चू, आप ठीक तो हैं? जिस पर वो कांपते हुए बाथरूम की तरफ उंगली उठाती है। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन डर की वजह से उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। ये घर। मैं जल्दी जल्दी पानी का वॉल्व बंद करने का नाटक करता हूँ और फिर हेल्पलेस टोन में बोलता हूँ, अरे यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, शायद वायरिंग और पाइप्स पुराने हो चुके हैं। चूदी एक बार बाथरूम की हालत देखती है और फिर लिविंग रूम की तरफ नजर घुमाती है, जहाँ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसका चेहरा कभी हरा पड़ता तो कभी सफेद। अब उसमें स्टडी रूम के पास जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी, जिस पर वो जल्दी से बोलती है, मिस्टर गू, मुझे लगता है गैस पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, मैं अब चलती हूँ। वो लगभग भागते हुए बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी अपने शूज पहनने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, अचानक पीछे मुड़कर मुझे देखती है और इस बार उसकी आंखों में जरा भी फेक सॉफ्टनेस नहीं बची थी। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी, जहरीली और साफ साफ मर्डरर इंटेंट से भरी हुई थी, जिस पर मेरा दिल फिर से कस जाता है, लेकिन मैं नजरें नहीं हटाता। मैं बिल्कुल शांत चेहरा बनाए उसकी आंखों में देखता रहता हूँ। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। इसके बाद मैं दरवाजे से पीठ टिकाकर लंबी सांस छोड़ता हूँ। लिविंग रूम में पड़ा वो नोट, जिस पर लिखा था सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना, धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। मैं आगे बढ़कर उसे उठाता हूँ। पहला राउंड मैं जीत चुका था, जिस पर मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ और हिडन कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे चूदी चोरी छिपे स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही थी और आखिर में उसका वो खतरनाक लुक भी क्लियर रिकॉर्ड हो चुका था। अब मेरे पास एक और सबूत था, लेकिन मैं जानता था कि इस फेल्ड अटेम्प्ट के बाद वो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। अगली बार वो किसी तरह का डिस्गाइज नहीं पहनेगी और सच में अगला अटैक मेरी उम्मीद से भी जल्दी आ जाता है। चूदी की इन्वेस्टिगेशन फेल होने के बाद उसने पूरी तरह अपना फेक मास्क उतार दिया था। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह घर हॉन्टेड है और उसने इसी चीज का फायदा उठाने का फैसला किया। वो पुराने तरीके को फिर से दोहराना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरी भी मौत एक केयरफुली प्लान्ड एक्सीडेंट में हो जाए। जिस रात गैस पॉइजनिंग वाला इंसिडेंट होने वाला था, उस रात मुझे बिल्कुल चैन की नींद नहीं आती। मेरी आंखें बार बार फड़क रही थीं। रात के ठीक 2 बजे पूरा माहौल शांत पड़ा था। तभी अचानक लिविंग रूम से एक भारी सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बिल्कुल ऐसी लगती है या मेरे में सेकती है, जैसे कोई बालकनी से अंदर कूदा हो। यह सुनते ही मेरी पूरी नींद गायब हो जाती है। पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो चूदी है? मैं सांस रोक लेता हूँ और धीरे धीरे बेड से नीचे उतरता हूँ। फिर बेडरूम डोर के पीछे छिपकर दरवाजे की हल्की सी दरार से बाहर झांकता हूँ। लिविंग रूम में एक काली शैडो धीरे धीरे मूव कर रही थी। उसके हाथ में एक टूल बैग था और वो सीधे किचन की तरफ जा रही थी, जिस पर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन मैं खुद को जबरदस्ती काम रखता हूँ। फिर धीरे से बेडसाइड से फोन उठाता हूँ, स्क्रीन ब्राइटनेस सबसे कम करता हूँ और कांपते हाथों से 113 डायल कर देता हूँ। कॉल कनेक्ट होते ही मैं कुछ नहीं बोलता, बस फोन का माइक लिविंग रूम की तरफ कर देता हूँ। यह एक सर्वाइवल ट्रिक थी जो मैंने पहले कहीं देखी थी। साइलेंट इमरजेंसी कॉल। पुलिस ऑपरेटर समझ जाएगा कि कॉलर खतरे में है और तुरंत लोकेशन ट्रेस करेगा। इसके बाद मैं तुरंत हिडन कैमरा ऐप खोलता हूँ, लाइव स्ट्रीम ऑन करता हूँ और उसका लिंक एक रेडी मैसेज के साथ अपने दोस्त चेन जियाओ को भेज देता हूँ। भाई, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो यही सबूत है। अभी पुलिस को कॉल मत करना, पुलिस खुद तुमसे कांटेक्ट करेगी। मैसेज भेजने के बाद मैं फोन कसकर पकड़ लेता हूँ और बेडरूम डोर के पीछे बिल्कुल बिना हिले खड़ा रहता हूँ। लिविंग रूम में चूदी किचन डोर तक पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाकर अपना ट्रैप सेट करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो किचन डोर खोलती है, तभी अचानक धड़ाम की तेज आवाज गूंजती है। किचन का दरवाजा उसके मुंह पर खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसके तुरंत बाद लॉक के अंदर से टक की आवाज आती है। डोर अंदर से लॉक हो चुका था, जिस पर चूदी बुरी तरह चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालकर पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, अंदर जो भी है बाहर निकल। डर और गुस्से की वजह से उसकी आवाज पूरी तरह फट चुकी थी, जिस पर मैं दरवाजे की दरार से लिविंग रूम के बीच हवा में एक आधी ट्रांसपेरेंट फिगर को तैरते हुए देखता हूँ। वो शेन शिंगलान थी, लेकिन इस बार उसकी फिगर पहले से कहीं ज्यादा धुंधली थी। वो किसी नीले धुएं की तरह लग रही थी, जिसे हल्की हवा भी मिटा सकती थी। मैं साफ फील कर सकता था कि सिर्फ उस
किचन डोर को बंद और लॉक करने में ही उसकी लगभग सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को दांव पर लगाकर मेरे लिए टाइम खरीद रही थी, लेकिन चूदी दरवाजा नहीं खोल पाती, जिसके बाद वो गुस्से में डोर को लात मारना शुरू कर देती है। पुराना वुडन डोर हर किक के साथ कड़ कड़ इनकी आवाज निकालने लगता है और हर टक्कर के साथ शेन शिंगलान की बॉडी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगती है। मैं देखता हूं कि उसके चेहरे की आउटलाइंस तक धुंधली होने लगी थी, जैसे वो धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रही हो। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में पकड़कर दबा दिया हो। दर्द इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी आंखों के सामने उसे सिर्फ मेरी रक्षा करते हुए मिटते नहीं देख सकता था, और तभी अचानक ना जाने कहां से मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है। एक पल में मेरा सारा डर गायब हो जाता है। मैं तेजी से कमरे में नजर दौड़ाता हूं और फिर मेरी नजर कमरे के कोने में रखे आयरन पैन पर जाकर रुकती है, जिससे मैं एक्सरसाइज करता था। जिस पर मैं तुरंत वहां दौड़ता हूं और दोनों हाथों से उस भारी पैन को कसकर पकड़ लेता हूं, और ठीक उसी पल धड़ाम किचन डोर को छुरी जोरदार किक मारकर तोड़ देती है। वो एक पागल जानवर की तरह बाहर निकलती है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और मेरे हाथ में पकड़े आयरन पैन पर भी, जिस पर वो एक खतरनाक मुस्कान देती है। तू अब भी रजिस्ट करना चाहता है? आज तुम दोनों मरोगे, इतना कहकर वो मेरी तरफ झपटती है। लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटता, बल्कि सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूँ और अपनी पूरी ताकत लगाकर आयरन पैन उसके सिर पर दे मारता हूँ। ठाक एक भारी आवाज पूरे घर में गूंजती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। चूदी के चेहरे का वो पागलपन भरा एक्सप्रेशन वहीं जम जाता है। वो मुझे अविश्वास से देखती है, फिर उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वो सीधे जमीन पर गिर जाती है। उसकी कनपटी से धीरे धीरे खून बहने लगता है। उसी वक्त मेरी आंखों के कोने में शेन शिंगलान की आखिरी धुंधली शैडो धीरे धीरे छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स में बदलकर हवा में गायब होने लगती है। वो चली गई और तभी एक छोटा सा पेपर धीरे से मेरे पैरों के पास गिरता है। उस पर खून से लिखे वही फेमिलियर वर्ड्स मौजूद थे, लेकिन इस बार उनमें पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्टनेस और केयर फील हो रही थी। एक जान के बदले एक जान, हिसाब बराबर। यह देखते ही ऐसा लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर की ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। मेरे हाथ से आयरन पैन छूटकर जमीन पर गिरता है और खन की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, जिस पर मैं सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता हूँ। उस खून से लिखे मैसेज को देखता रहता हूँ और मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं, लेकिन मैं आवाज तक नहीं निकाल पाता। सारा खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। मैं चमत्कारिक तरीके से बच गया था, लेकिन मेरी दुनिया अब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। इसके कुछ देर बाद पुलिस समय पर पहुंच जाती है और चूदी को गिरफ्तार करके ले जाती है। मुझे एक हीरो की तरह देखा जाता है जिसने एक डेंजरस क्रिमिनल को रोक दिया। पुलिस मुझे ब्लैंकेट ओढ़ाकर स्टेशन लेकर जाती है। मेरे फोन की रिकॉर्डिंग, घर के हिडन कैमरों की फुटेज और वो लाइव स्ट्रीम लिंक जो मैंने चेन जियाओ को भेजा था, सब मिलकर चूदी के क्राइम का सबसे बड़ा प्रूफ बन जाते हैं। पुलिस इंट्रोगेशन रूम में एक काइंड लेडी ऑफिसर के सामने मैं पूरी कहानी बताता हूँ, लेकिन मैंने शेन शिंगलान की मौजूदगी छिपा ली। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस घर में आने के बाद से मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे घर मुझे पहले से वार्निंग देता हो, जैसे खतरा आने पर लाइट्स ब्लिंक करना, चीजों का अपने आप गिरना और इस बार किचन डोर का अचानक बंद हो जाना, जिसने मुझे पुलिस बुलाने और खुद को बचाने का समय दे दिया। फिर मैं धीरे से सिर झुकाकर कहता हूँ, शायद इस घर की पुरानी ऑनर की आत्मा मेरी रक्षा कर रही थी, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर ज्यादा सवाल नहीं पूछती, बस हल्के से मेरा हाथ थपथपाकर मुझे शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद पुलिस चूदी की कॉल हिस्ट्री, बैंक रिकॉर्ड्स और अंडरग्राउंड गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस की जांच करती है, और तभी कई साल पुराना सच आखिरकार सामने आने लगता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में बुरी तरह फेल होने के बाद चूदी ने सिर्फ अपने क्लाइंट्स के पैसे ही नहीं डुबोए थे, बल्कि खासकर शेन शिंगलान के करोड़ों रुपए भी गायब कर दिए थे। इसके अलावा उस पर गैम्बलिंग डेट्स का भारी बोझ भी था। जब शेन शिंगलान को इस फ्रॉड का पता चला और उसने चूदी से खुद सरेंडर करने को कहा, तब वो पूरी तरह कॉर्नर्ड हो चुकी थी, जिस पर उसने शेन शिंगलान का मर्डर कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि आर्ग्यूमेंट के दौरान उसने किसी भारी चीज से शेन शिंगलान के सिर पर हमला किया था और उसके बाद गैस पॉइजनिंग एक्सीडेंट का फेक सीन क्रिएट किया ताकि सबको लगे कि उसकी मौत एक हादसा थी। इतने सालों तक चूदी रियल एस्टेट एजेंट बनकर उसी घर पर नजर रखती रही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई टेनेंट ऐसा क्लू न ढूंढ ले जो उसके क्राइम को एक्सपोज कर दे। और जब उसे लगा कि मेरे और शेन शिंगलान के बीच किसी तरह का कनेक्शन बन चुका है, तब उसने मुझे भी खत्म करने का फैसला कर लिया। वो चाहती थी कि मैं भी उसी घर का एक और सीक्रेट बन जाऊं। आखिरकार पूरा सच दुनिया के सामने आ जाता है। कुछ दिनों बाद हर बड़े मीडिया चैनल पर इस केस की खबर चलने लगती है। कई सालों से दबा हुआ यह मर्डर केस आखिरकार सबके सामने आ चुका था। अब शेन शिंगलान का नाम किसी एक्सीडेंटल डेथ जैसे मजाकिया शब्दों से नहीं जोड़ा जाता। उसकी बदनामी आखिरकार साफ हो चुकी थी, जिस पर मैं टैक्सी में बैठा फोन पर न्यूज देखता हूँ और लंबी सांस छोड़ता हूँ। फिर मैं उस जगह लौटता हूँ जिसे मैं और वो अपना घर कहते थे। दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते ही मुझे वही फेमिलियर साफ सुथरा कमरा दिखाई देता है। बड़ी विंडो से आती धूप पूरे फ्लोर पर पड़ रही थी। कमरे में धूल का एक कण तक नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी के निशान अब भी बाकी थे। सही तरीके से रखी बुक्स, चमकता हुआ फ्लोर
किचन में परफेक्टली अरेंज्ड मसालों के जार्स, लेकिन मैं जानता था वो अब यहाँ नहीं थी। अब कभी खून से लिखे हुए वो फनी बिल्स नहीं आएंगे जहां वो खाने का हिसाब बराबर करती थी। अब रात को मेरे लिए छोड़ी गई वार्म लाइट नहीं मिलेगी जिसके नीचे बिजली का बिल अलग से लिखा हो। अब कभी वो सफेद ड्रेस वाली धुंधली शैडो रात में मेरे सामने नहीं आएगी। यह सोचते ही पहली बार मुझे असली लोनलीनेस फील होती है, ऐसी लोनलीनेस जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। मैं सोफा के पास जाकर वो पिलो पकड़ लेता हूँ जिसे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती थी, फिर अपना चेहरा उसमें छिपाकर जोर जोर से रोने लगता हूँ। बहुत देर तक रोने के बाद मैं कमरे की सफाई शुरू करता हूँ क्योंकि मैं जानता था उसे क्लीनलीनेस कितनी पसंद थी। मैं इस घर को मेसी नहीं छोड़ सकता था। स्टडी रूम साफ करते वक्त मुझे डायरी के नीचे एक और ब्लैक नोटबुक मिलती है। वो हमारे बीच का हिसाब किताब था। उसमें हर छोटी चीज लिखी हुई थी। 10 मई डिनर 50-50 स्प्लिट, गुशेन पर 25 युआन उधार। 12 मई बर्तन धोने के बदले 5 युआन। 15 मई कचरा फेंकने के बदले 10 युआन। मैं हर पेज पलटता जाता हूँ और साथ साथ हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ। फिर आखिर में आखिरी पेज तक पहुंचता हूँ। मुझे लगा वहां टोटल डेट लिखा होगा, लेकिन वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गुशेन अच्छे से जीना, समय पर खाना खाना। यह लाइन देखते ही मेरे दिल की आखिरी दीवार भी टूट जाती है। मैं उस नोटबुक को सीने से लगाकर जमीन पर बैठ जाता हूँ और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता हूँ, जैसे पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया हो। इसके बाद जिंदगी धीरे धीरे वापस नॉर्मल ट्रैक पर लौटने लगती है। मैं अपनी ड्रीम कंपनी में काम करना जारी रखता हूँ। हर दिन ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बैठकर मैं एक इमोशनली स्टेबल एडल्ट होने का नाटक करता रहता हूँ। किसी को नहीं पता था कि मैं अभी अभी कितनी भयानक मौत और जिंदगी की लड़ाई से गुजरा हूँ, और किसी को यह भी नहीं पता था कि मैंने कितना इंपॉर्टेंट पर्सन खो दिया है। मैंने घर नहीं बदला। चेन जियाओ ने मुझे कई बार समझाया। उसने कहा कि यह जगह मुझे बहुत पेनफुल मेमोरीज याद दिलाती है, मुझे नई जगह जाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, यह मेरा घर है। इसके बाद मैं अनजाने में शेन शिंगलान के बनाए रूल्स फॉलो करने लगता हूँ। खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धोना, उन्हें सुखाकर सही जगह रखना, कचरा भरते ही तुरंत बाहर फेंकना, उसे रात भर दरवाजे के बाहर न छोड़ना। मैं खाना बनाना भी सीखने लगता हूँ। हालांकि मेरा खाना बहुत खराब बनता था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा 2 लोगों का पोर्शन बनाता हूँ और दूसरा प्लेट हमेशा सामने वाली खाली चेयर पर रख देता हूँ। फिर मैं हवा में लगातार बातें करता रहता हूँ। आज ऑफिस में क्या हुआ, कौन सा वियर्ड क्लाइंट मिला, कौन सा नया बोनस मिला। हालांकि मैं जानता था कि अब कोई जवाब नहीं आएगा। अब मिरर पर मेरे फैशन सेंस का मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स नहीं दिखेंगे और ना ही उदास होने पर वो पुराने सॉन्ग्स सुनाई देंगे। लेकिन फिर भी मैं इन हैबिट्स को छोड़ नहीं पाता, जैसे ऐसा करने से वो अब भी यहीं कहीं मौजूद हो। इसके बाद मैं पूरी तरह अपने काम में डूब जाता हूँ। पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगता हूँ। मैं कई बड़े प्रोजेक्ट्स जीतता हूँ, प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, करियर तेजी से ऊपर जाने लगता है। ऑफिस के लोग कहते हैं कि मैं पूरी तरह बदल गया हूँ, पहले से ज्यादा काम, डिसिसिव और टाइलेस हो चुका हूँ। लेकिन सिर्फ मैं जानता था मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो कहीं से मुझे देख सके। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सच में अब अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। जिस पर अपनी पहली बड़ी प्रोजेक्ट बोनस मिलने के बाद मैं सीधे शहर के बाहर बने सेमेट्री पहुंचता हूँ। काफी देर खोजने के बाद मुझे आखिरकार शेन शिंगलान की ग्रेव मिल जाती है। तस्वीर में वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। उसके चेहरे पर वही प्राउड ऑरा था जो किसी भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता था। मैं उसकी ग्रेव के सामने सफेद क्राइसेंथेमम्स का बुके रखता हूँ। फिर अपने बैग से एक A4 पेपर निकालता हूँ और उसे बर्निंग पॉट में जलाने लगता हूँ। उस पेपर पर लिखा था घर का रेंट, बिजली पानी का बिल, खाने का खर्चा, सिक्योरिटी फी और मेंटल डैमेज कंपेंसेशन। टोटल पूरी जिंदगी। शेन शिंगलान ने सब कुछ पहले ही चुका दिया है। अगले जन्म में ट्रीट मेरी तरफ से होगी। जलती हुई आग की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती रहती है। मैं मुस्कुराता हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते हैं। ये सब खत्म करने के बाद मुझे लगा कि अब मेरी और उसकी कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर वो दिन आता है। उस दिन एक अर्जेंट प्रोजेक्ट की वजह से मुझे देर रात तक ओवरटाइम करना पड़ता है। मैं थका हुआ शरीर घसीटते हुए घर लौटता हूँ और दरवाजा खोलता हूँ। घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, जिस पर आदत के मुताबिक मैं दीवार पर स्विच ढूंढकर लाइट ऑन करता हूँ और जैसे ही लिविंग रूम का फेमिलियर फ्लोर लैंप जलता है मैं वहीं जम जाता हूँ। मेरी नजर धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है। टेबल पर एक गर्म दूध का ग्लास रखा था, उससे अब भी हल्का धुआं उठ रहा था। सफेद भाप लैंप की रोशनी में धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। मैं एंट्रेंस पर बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़ा रह जाता हूँ। न आगे बढ़ने की हिम्मत होती है, न सांस लेने की। मेरे सामने का सीन इतना फेमिलियर था, फिर भी इतना अनरियल लग रहा था। क्या मैं हैलुसिनेशन देख रहा हूँ? काफी समय से शांत पड़ा मेरा दिल फिर से बेकाबू होकर धड़कने लगता है, जिस पर मैं कांपती आवाज में धीरे से फुसफुसाता हूँ, शेन शिंगलान। पूरा लिविंग रूम डरावनी खामोशी में डूबा रहता है। सिर्फ वो मिल्क ग्लास अब भी हल्की गर्म भाप छोड़ रहा था। यह देखकर मैं धीरे से नजरें नीचे कर लेता हूँ। तो ये मस है,
मैं सच में ज्यादा सोच रहा था। मैं खुद पर हंसने ही वाला था, लेकिन तभी मेरी नजर मिल्क ग्लास के बगल में रखे नोट पेपर पर जाती है। ऐसा लगता है जैसे उस पर धीरे धीरे कुछ वर्ड्स उभर रहे हों, जिस पर मैं सांस रोककर उस छोटे से येलो स्टिकी नोट को घूरने लगता हूँ, और फिर ब्लैक इंक से लिखे फेमिलियर वर्ड्स एक एक करके सामने आने लगते हैं। लाइट बिल 5 युआन, मिल्क चार्ज 15 युआन, मंथ एंड पर पेमेंट करना। यह आखिरी लाइन पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार यह दुख के आंसू नहीं थे। यह उस खुशी के आंसू थे जो किसी खोई हुई चीज को दोबारा पा लेने पर निकलते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाता, हंसते हंसते रोने लगता हूँ, फिर पूरे एम्प्टी लिविंग रूम में जोर से चिल्लाता हूँ, शनचिंगलन, तुम सच में बहुत कंजूस हो, तुम सच में खून निचोड़ लेने वाली इंसान हो। और तभी लैम्प की रोशनी के नीचे वो शैडो जिसे मैं हर दिन याद करता था धीरे धीरे शेप लेने लगती है, इस बार पहले से कहीं ज्यादा क्लियर। हालांकि उसकी बॉडी अब भी ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन मैं उसे साफ देख पा रहा था। वो सफेद ड्रेस पहने खड़ी थी, उसके चेहरे पर वही फेमिलियर हेल्पलेस लेकिन केयरिंग स्माइल थी। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। उस दिन मुझे समझ आता है कि उस रात मुझे बचाते वक्त उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई थी। उसने बस अपनी सारी ताकत खो दी थी और डीप स्लीप जैसी हालत में चली गई थी। और फिर मेरी यादें, मेरा हर दिन अच्छे से जीना, उस घर को वैसे ही संभाल कर रखना, मेरी वो स्टबर्न फीलिंग्स, यही सब धीरे धीरे उसकी ताकत बन गए। जैसे मेरी इमोशंस ही उसे फिर से इस दुनिया में वापस खींच लाई हूं। जिस पर मैं भर्राई आवाज में उससे पूछता हूं, तुम गई क्यों नहीं? तुम्हारा इनजस्टिस खत्म हो चुका है, अब तुम वहां जा सकती हो जहां तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन वो सीधे जवाब नहीं देती। वो धीरे धीरे एंट्रेंस के पास शू कैबिनेट की तरफ बढ़ती है, फिर अपनी उंगली कैबिनेट की तरफ इशारा करती है। मैं कंफ्यूज्ड होकर आगे बढ़ता हूं और कैबिनेट खोलता हूं, और तभी मेरी नजर अंदर रखी एक बिल्कुल नई विमेन्स स्लीपर्स पर पड़ती है। वो स्लीपर्स मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर अचानक मुझे याद आता है, ये वही स्लीपर्स थीं जिन्हें मैंने एक दिन सुपरमार्केट में बिना वजह खरीद लिया था। उस वक्त मुझे खुद नहीं समझ आया था कि मैंने उन्हें क्यों खरीदा। बस ऐसा लगा था कि इस घर में ऐसी स्लीपर्स होनी चाहिए। जिस पर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ देखता हूँ, और तभी मुझे एहसास होता है जिंदगी फिर से वहीं लौट आई थी जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन अब सब कुछ पहले से अलग था। मैं उसके हेल्पलेस स्माइल वाले चेहरे को देखता हूँ और खुद भी मुस्कुरा देता हूँ। सही कह रही हो, अब और कहाँ जाना है? ये घर तुम्हारा भी है, और मैं भी तुम्हारा अफसोस फैमिली हूँ। विंडो से आती धूप पूरे कमरे में फैलने लगती है। रोशनी में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हवा में नाचते रहते हैं, और उसी रोशनी के बीच दो सोल्स एक दूसरे के सहारे खड़े रहते हैं। हम दोनों अब एक दूसरे के सबसे स्पेशल फैमिली बन चुके थे। इस भीड़ भाड़ वाले शहर में हमारी साथ रहने की कहानी अब भी जारी रहने वाली थी। और हाँ, उस अकाउंट बुक की कहानी भी, वो स्वीट बिल्स जिनका हिसाब शायद जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा।